नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मिराज मूवी को, तो बने रहे हमारे साथ। कहानी की शुरुआत 1989 में एक घर से होती है जहां हम एक 8 साल का बच्चा देखते हैं जिसका नाम निको है, जो अपनी माँ के साथ यहाँ रहता है। वही बाहर एक तूफान चल रहा था और बिजली कड़क रही थी। खैर, निको अपना गिटार लेके गाना गा रहा था और साथ में सामने रखी टीवी और कैमरे में इसको रिकॉर्ड भी कर रहा था। और ऐसे इसके पास अपनी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स के टेप होते हैं। फिर ये नोटिस करता है कि इसके पड़ोस में कुछ लड़ाई की आवाजें आ रही हैं। सो ये वहां जाता है और घर के अंदर चोरी से घुस जाता है और देखता है कि जमीन में एक लेडी की डेड बॉडी पड़ी हुई है और साथ में उस घर का मालिक एंजेल खड़ा था जिसके हाथ में एक चाकू होती है। निको डेड बॉडी और एंजेल को देखकर डर जाता है। उसे लगता है किलर वही है और वहां से जल्दी से भागता है, बट रोड पे आते ही एक कार उसे टक्कर मार देता है और ये वहीं ऑन द स्पॉट बेचारा मर जाता है। पर एंजेल को इसके लिए काफी बुरा लगता है क्योंकि न तो ये अपनी वाइफ को मरते देखना चाहता था और ना ही निको को। और फिर उस एक्सीडेंट के बाद सबने एंजेल को चाकू के साथ देख लिया था। सो इसको पुलिस वाले ले जाते हैं। हालांकि आगे जाके ये निको की डेथ और अपनी वाइफ की डेथ के गिल्ट के मारे सुसाइड कर लेता है। लेकिन असली कातिल कौन है और असल में वहां पर क्या हुआ था, ये हम कहानी में आगे जानेंगे। सीन चेंज होता है और हम पूरे 25 साल बाद मतलब 2014 में एक छोटी सी फैमिली को देखते हैं। इसमें एक कपल होता है जिसमें वेरा, उसके पति डेविड और उनकी छोटी क्यूट सी बेटी ग्लोरिया थी। वह एक जगह से अपने नए घर में आकर शिफ्ट होते हैं और ये घर और कोई नहीं वही घर होता है जिसमें 25 साल पहले निको और उसकी मॉम रहती थी। यहीं पर एक अलमारी के अंदर इनको निको की वही टेप रिकॉर्डिंग और वह टीवी भी मिलता है और ये लोग निको की कुछ रिकॉर्डिंग भी देखते हैं। और जैसा 25 साल पहले तूफान चल रहा था वैसा ही तूफान इस टाइम भी चल रहा होता है। फिर हमें एटर और उसकी मां क्लारा को देखते हैं। ये निको के पड़ोसी थे और एटर निको का बेस्ट फ्रेंड भी था जो अब बड़ा होकर पायलट बन चुका है। खैर, ये दोनों अभी भी सेम घर में रहते हैं। इसका मतलब अब ये दोनों वेरा और डेविड के नए पड़ोसी बन जाते हैं। वेरा जब सिंगल थी तो वो एक नर्स थी, लेकिन वह एक न्यूरोसर्जन बनने की पढ़ाई कर रही थी जो उसका ड्रीम था। और ऐसे ही ये डेली ट्रेन से ट्रैवल करती थी तो इसकी सीट के सामने एटर बैठा रहता था। एटर वेरा को लाइक करता था, इसलिए वहां बैठता था और इस तरह एक दिन उनकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर ये दोनों एक अच्छे क्लोज फ्रेंड्स भी बन जाते हैं और फिर एटर एक दिन वेरा को अपने दोस्त डेविड से मिलवाता है। वेरा को डेविड को देखते ही पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। फिर दोनों शादी कर लेते हैं और ग्लोरिया के होने की वजह से वेरा अपना न्यूरोसर्जन बनने का सपना सैक्रिफाइस कर देती है और नर्स बनके खुश रहती है। एटर और वेरा अच्छे दोस्त थे ही, अब पड़ोसी भी बन चुके थे। सो वेरा एटर को अपने नए घर में डिनर के लिए इन्वाइट करती है और रात को डिनर के टाइम वेरा एटर को उस निको की रिकॉर्डिंग्स के बारे में बताती है। तब एटर बताता है कि रिकॉर्डिंग में दिखने वाला लड़का निको है और निको उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। और ये 1989 वाली रात के बारे में भी सब बताता है कि निको की कैसे मौत हुई थी। हालांकि जैसे ही ये एंजल के बारे में बताने लगता है कि उसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था तो इसकी मॉम क्लारा जो बगल में बैठी थी वो काफी भड़क जाती है। अब रात को डेविड यहाँ इंटरनेट पे एंजल के बारे में सर्च करता है और न्यूज पढ़ता है। वही सेम न्यूज होती है, बट एक चीज नोट करने वाली यहाँ ये होती है। डेविड पढ़ता है कि एंजल, जो कि बाय प्रोफेशन एक ब्यूचर था, ये बयान दिया था कि अगर इसको पकड़ के जेल में ना डाला जाता, मतलब अगर ये किसी तरह बच जाता, तो ये अपनी वाइफ की बॉडी को टुकड़ों में काट के अपने ब्यूचर हाउस में जमीन में गाड़ देता। खैर, वेरा को कपड़े ठीक करते समय डेविड के कपड़ों से एक माचिस की डिब्बी मिलती है तो इसको लगता है कि डेविड ने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी है, बट डेविड टॉपिक चेंज कर देता है। अब रात हो जाती है और यहाँ से इस स्टोरी में ट्विस्ट आना स्टार्ट होता है। रात को वेरा की अचानक नींद खुलती है। तब वह देखती है कि टीवी अपने आप चल रही होती है और ये जैसे ही टीवी को टच करती है तो टीवी में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। बट स्ट्रेंज चीज ये होती है कि ये टीवी में जब तक कोई टेप ना लगा हो तो वो नहीं चलती। और चेक करती है तो टीवी में जो कि रिकॉर्डिंग चल रही होती है उसका टेप बाहर बॉक्स में ही होता है। मतलब ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, ये असल में लाइव होता है। जी हाँ, मतलब जिसको ये देख रही होती है टीवी पे, वो इस टाइम लाइव 1989 में टीवी के सामने बैठा होता है। और जैसे ही वो टीवी के ऊपर वाला कैमरा ऑन करती है तो सेम निको भी वेरा को देखने लगता है अपने टीवी में लाइव। यानी कि ये टीवी और कैमरा दो अलग अलग टाइम को एक साथ जोड़ रही थी, यानी 1989 के टाइम को और प्रेजेंट के टाइम को। और इवन ये दोनों एक दूसरे से बात भी कर पा रहे थे, जैसे कि कोई वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तो बेसिकली होता यह है कि आपको याद होगा बाहर जो तूफान चल रहा है उसकी स्ट्रेंज पावर्स की वजह से ये टीवी और कैमरा एक वर्म होल की तरह काम कर रहा था। ये दो टाइमलाइन को एक साथ जोड़ रही थी। अब कहानी में वापस आते हैं। पहले तो निको वेरा को देख के थोड़ा डर जाता है कि ये क्या हो रहा है,
पर तभी निको को पड़ोसी की खिड़की से लड़ाई की आवाज आने लगती है। मतलब वही एंजेल और उसकी वाइफ के बीच लड़ाई हो रही होती है। तब ये देख वेरा को रियलाइज होता है कि जैसा एटर उन्हें बताया था, ये वही टाइम है जब निको एंजेल के घर जाएगा और फिर एक्सीडेंट से मर जाएगा। तो ये यही बात निको को बताती है और बोलती है कि अपने पड़ोसी के यहाँ मत जाना। उसको बहुत समझाती है कि वो फ्यूचर से है और उसको सब पता है कि क्या होने वाला है। पर निको को कुछ समझ में नहीं आता। वह फिर भी अपने घर से बाहर जाता है अपने पड़ोसी के यहाँ जाने के लिए, पर इसके सामने से ऑलरेडी वो कार निकल जाती है। तो अब यहाँ ये होता है कि एक तरीके से वेरा ने निको की जान बचा ली होती है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जब कार की टक्कर से निको की मौत हुई थी वह था फर्स्ट टाइम लाइन, और अब जबकि वेरा ने निको को एक तरीके से बचा लिया है तो इससे सेकंड टाइमलाइन क्रिएट हो गई। तो यहाँ अब थियरी आती है बटरफ्लाई इफेक्ट की। उसके हिसाब से पास्ट में अगर हल्की सी भी चीजों को चेंज किया गया तो उसका इफेक्ट पड़ेगा फ्यूचर पे और पूरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा। तो जब निको नहीं मरा, इसकी वजह से सेकंड टाइमलाइन क्रिएट हो गई और इसका फ्यूचर पे बहुत इफेक्ट पड़ा। एक ब्लिप के बाद वेरा को देखते हैं जो अपने हॉस्पिटल में जगती है, पर अब सारी नर्सेज इसको डॉक्टर करके बुला रही होती हैं, क्योंकि सबके हिसाब से ये एक न्यूरोसर्जन होती है जो ये टाइमलाइन 1 में नहीं थी। और अब अपनी बेटी ग्लोरिया के स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी कोई बेटी यहाँ नहीं पढ़ती। दरअसल सेकंड टाइमलाइन में इसकी कोई बेटी नहीं होती, क्योंकि इसकी शादी डेविड से नहीं हुई होती। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वह भागती हुई डेविड की ऑफिस जाती है। डेविड उसे नहीं पहचानता और उसे पता चलता है कि डेविड किसी और के साथ पहले से ही एंगेज्ड है। उसको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो वह पुलिस के पास चली जाती है। पुलिस स्टेशन में वह एक इंस्पेक्टर से बात करती है। वह इंस्पेक्टर और कोई नहीं बल्कि वह निको था, जो अब बड़ा हो गया है। आपको लग रहा होगा निको अब इंस्पेक्टर बनकर कहां से आ गया। इसे समझने के लिए हमें वापस 1989 में जाना होगा। तो जैसे कि सेकंड टाइमलाइन में निको की मौत टल जाती है, लेकिन वही रात को एंजल को लड़ते देखा था। उसके मन में कुछ डाउट थे जिन्हें क्लियर करने वो हिल्डा आंटी के पास गया। डोरबेल बजाने के बाद भी जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वह कांच तोड़कर अंदर घुस गया। निको उनके बेडरूम में दाखिल हुआ तो देखा कि उसकी हिल्डा आंटी मर चुकी थी। उनके पति एंजेल को निको ने कुछ देर पहले ही अपनी खिड़की से पासपोर्ट की बात करते और ड्रायर में रखते हुए देखा था। जब उसने ड्रायर चेक किया तो उसको एक पासपोर्ट मिला जिस पर हिल्डा आंटी का नाम और उस पर फोटो उसके बेस्ट फ्रेंड एटर की मॉम का लगा था। मतलब ये जाली पासपोर्ट बनवाया गया था इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता। एंजेल आधम का उसके पैरों की आहट सुन वो जल्दी जल्दी सब कुछ समेटकर बेड के नीचे छिप गया। वह हाथ में 2 बैग लिए बेडरूम में दाखिल हुआ और मशीन चालू कर हिल्डा की लाश को काटने लगा। यह दिल दहला देने वाला मंजर निको वहीं बेड के नीचे दुबक कर अपनी आंखों से देख रहा था। डर के मारे उसकी हालत खराब थी। इतने में बेड के नीचे उसे एक घड़ी मिला जिसके बैग पर CM लिखा था। फिर निको जो कुछ उसने देखा था वो सब अपनी मां को और पुलिस वालों को बता देता है। एंजेल के खिलाफ पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था और निको एक 8 साल का बच्चा है और इसने पुलिस को यह भी बताया कि फ्यूचर वाली एक लेडी ने इसकी जान बचाई है। यह सब सुनकर कोई भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता और पुलिस वाले तो खास करके नहीं। हालांकि सिर्फ उसकी मां उस पर बिलीव करती है। और इस तरफ एंजेल और क्लारा एक साथ आ जाते हैं जैसा इनका प्लान था और साथ में कहीं बाहर चले जाते हैं इन सबसे दूर। निको डेली टीवी के सामने बैठ के वेट करता है कि फ्यूचर वाली लेडी कांटेक्ट करें, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बट इसको एक बात याद आती है कि इसने जब फर्स्ट टाइम वेरा से कांटेक्ट किया था तो उसके रूम में एक रेलवे स्टेशन का बोर्ड देखा था जिसके बारे में वेरा ने कहा था कि उसने और डेविड ने साथ में उसे चुराया था। तो निको डेली उस रेलवे स्टेशन के बाहर बैठा रहता था इस राह में कि एक ना एक दिन उसको वेरा दिखेगी और उसने वेरा का एक स्केच भी बना के रखा था ताकि वह उसका चेहरा भूले ना। और बहुत सालों बाद जब निको बड़ा हो जाता है तब उसे एक दिन ट्रेन में वेरा दिख जाती है। अब वह डेली वेरा के सामने वाली सीट पे बैठता है और अगर आपको फर्स्ट टाइम लाइन याद होगा तो उसमें निको की जगह एटर बैठता था, बट उसकी जगह अब निको ने ले ली है। एटर वहीं बगल में खड़ा रहता है। अब वेरा की बातचीत निको से स्टार्ट हो जाती है और फिर थोड़े दिन बाद ये दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। फिर दोनों शादी कर लेते हैं। वेरा अपनी न्यूरो सर्जन की पढ़ाई कंटिन्यू करती है और फिर एक दिन सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाती है। तो ये थी सेकंड टाइम लाइन और वेरा इसी तरह अपनी लाइफ बिता रही होती है सेकंड टाइम लाइन में। फिर वो दिन आता है जब 72 घंटे के लिए तूफान आता है। तो तूफान की वजह से वेरा की फर्स्ट टाइमलाइन की सारी यादें वापस आ जाती हैं और वह सेकंड टाइमलाइन की सारी यादें भूल जाती है। मतलब दोनों टाइमलाइंस की मेमोरीज इंटरचेंज कर जाती है स्टॉर्म की वजह से। और जब ये पुलिस स्टेशन में वेरा निको से मिलती है तो निको उसे ये नहीं बताता कि वह उसकी वाइफ है। वो खुद समझना चाहता था कि आखिर वेरा के साथ हो क्या रहा है और साथ में वेरा का बस एक ही मकसद था कि उसे सिर्फ अपनी बेटी ग्लोरिया वापस चाहिए था।
पर उसको वापस लाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वापस से पास्ट में कांटेक्ट करके इवेंट को चेंज करना होगा, वैसे ही जैसे पहले था। मतलब जिस पॉइंट पे निको ने इंटरफियर किया था सेकंड टाइमलाइन में, उसको वहां से हटना होगा ताकि वेरा डेविड से मिल पाए और इसकी बेटी वापस आ पाए। इसीलिए सेकंड टाइमलाइन में वेरा निको के साथ तो रहती है, पर वेरा उसको बस एक इंस्पेक्टर समझ रही होती है। निको इससे प्यार करता था और ये नहीं चाहता था कि इसको ये छोड़ के जाए, पर वेरा सबको बताती है कि वह गलती से दूसरी टाइमलाइन में आ गई है और उसको अब वापस अपनी टाइमलाइन में जाना है। पर कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वेरा को निको से बात करते समय पता चला कि इस टाइमलाइन में एंजेल ने सुसाइड नहीं किया, ना ही उसको जेल में डाला गया, क्योंकि फर्स्ट टाइमलाइन में एंजेल को पकड़ लिया गया था, पर सेकंड टाइमलाइन में वो क्लारा के साथ भाग गया था। तो यहां वेरा को एक बात याद आती है कि एंजेल ने टाइमलाइन 1 में जेल जाने से पहले ये बोला था कि अगर वो पकड़ा ना जाता तो वो अपनी वाइफ की बॉडी को अपने ब्यूचर हाउस में दफना देता। वेरा यह सब निको को बता देती है और रिक्वेस्ट करती है कि ब्यूचर हाउस सर्च करे, और सेम वैसा ही होता है। उन्हें वहां पर एक सूटकेस के अंदर दफन करी हुई बॉडी मिल जाती है। अब केस रीओपन किया जाता है, वही केस जो बचपन में निको ने सबको बताया था कि एंजल ने अपनी वाइफ को मार डाला था, बट तब इस पे किसी ने बिलीव नहीं किया था। लेकिन इस टाइम प्रूफ के लिए डेड बॉडी है। अब एंजेल और क्लारा को अरेस्ट कर लिया जाता है। पूछताछ के दौरान एंजेल बताता है कि मर्डर की रात असल में क्या हुआ था। वह कहता है कि उसका और क्लारा का अफेयर चल रहा था। एक दिन जब मिसेस वाइज काम पे चली जाती है तो एंजेल क्लारा को फोन करके अपने घर पे बुलाता है, बट मिसेस वाइज मौसम खराब होने के कारण वापस आ जाती है और इन दोनों को बेडरूम में रंगे हाथों पकड़ लेती है। और फिर वो इतना गुस्सा हो जाती है कि चाकू लेके क्लारा को मारने के लिए भागती है। अब यहाँ तीनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अनजाने में क्लारा मिसेस वाइज को चाकू मार देती है और वो नीचे गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पर एंजेल चाकू क्लारा के हाथ से अपने हाथ में ले लेता है और तभी निको घर के अंदर आ जाता है और एंजेल के हाथ में चाकू देख लेता है। इस बयान के आधार पर पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। खैर, अब निको वेरा को एक होटल का एड्रेस देता है और बोलता है कि यहां तुम्हें निको मिल जाएगा। ऑब्वियसली वो झूठ बोल रहा था। उस होटल में कोई और नहीं बल्कि डेविड होता है, जो कि एक लेडी के साथ था जो वेरा के साथ काम करने वाली नर्स थी। मतलब इस टाइम लाइन में जो डेविड की वाइफ होती है उसके साथ ही चीट कर रहा होता है। और यहाँ डेस्क पे वही माचिस की डिब्बी देखने को मिलती है जो फर्स्ट टाइम लाइन में डेविड के कपड़ों से मिली थी। इसका मतलब फर्स्ट टाइम लाइन में भी डेविड वेरा के ऊपर चीट कर रहा था, इसीलिए उसने उस बात को टाल दिया था। खैर, फिर वेरा डेविड को ब्लैकमेल करती है और ये बैंकर होता है तो उसके पास सबकी डिटेल्स होती है। तो निको के बारे में इससे पता लगवाती है और उसको एक एड्रेस मिलता है। जहां वो जाती है तो उसको सारा सच पता चल जाता है कि निको कोई और नहीं बल्कि वही इंस्पेक्टर है, और इसको सारी चीजें भी समझ में आने लगती हैं। स्टॉर्म टोटल 62 घंटे का था, जो कि अब खत्म ही होने वाला था। इसका मतलब स्टॉर्म खत्म होते ही वेरा की टाइमलाइन 1 की सारी यादें भी मिट जाएंगी और सेकंड टाइमलाइन की यादें वापस आ जाएंगी। मतलब वह अपनी बेटी ग्लोरिया को भी भूल जाएगी। अब हालात यह था कि वेरा निको को तो पसंद करती है, पर स्टिल ये अपनी बेटी को नहीं भूलना चाहती। अब वेरा निको से वह टीवी और कैमरा ले आने को कहती है ताकि स्टॉर्म खत्म होने से पहले वह उसका यूज करके छोटे निको से बात कर सब कुछ पहले जैसा कर सके। पर निको का कहना था उसने वो टीवी और कैमरा तोड़ दिया है क्योंकि वो वेरा को खोना नहीं चाहता था। तब वेरा निको से ये कहती है कि मैंने तुमको बचाया था, अब टाइम है तुम मुझको बचाओ। ये बोलकर वो बिल्डिंग से कूद जाती है। निको को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह उसे इस तरह से छोड़कर चली जाएगी। अब चाहे निको उसे याद रहे या ना रहे, वह फौरन भागकर स्टोर रूम गया। उसने वो टीवी और कैमरा तोड़ा नहीं था बल्कि छुपा के रखा था और वो इसे यूज करता है। और क्योंकि स्टॉर्म अभी खत्म नहीं हुआ था, इस वजह से छोटे निको से कांटेक्ट हो जाता है और बड़ा निको छोटे निको को समझाता है कि वेरा को ढूंढने की कोशिश मत करना। और फिर इसके वजह से होता यह है कि एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, एक थर्ड टाइमलाइन। और ये थर्ड टाइमलाइन फर्स्ट टाइमलाइन और सेकंड टाइमलाइन का मिक्सअप होता है। इस टाइमलाइन में भी निको जिंदा था, पर उसने वेरा से कांटेक्ट नहीं किया। इस वजह से वेरा की जो फर्स्ट टाइमलाइन वाली लाइफ थी वही उसकी सेम लाइफ अभी भी होती है। मतलब उसका पति डेविड और बेटी ग्लोरिया उसके साथ ही थी। हालांकि वो माचिस की डिब्बी स्टिल यही होती है। इसका मतलब इस टाइमलाइन में भी डेविड चीट कर रहा होता है। यहां पर चेंज ये होता है कि वो एंजल अभी भी आजाद घूम रहा था। इसका मतलब वो डेड बॉडी ब्यूचर हाउस से नहीं निकाली गई। तो फिर वेरा पुलिस को इन्फॉर्म करती है और वो डेड बॉडी निकलवाती है। और यहां पर मूवी के लास्ट में निको आता है जो वही इंस्पेक्टर होता है। बस वह वेरा का हस्बैंड नहीं होता और वेरा से मिलता है। वेरा उसे बोलती है कि हम एक दूसरे को जानते हैं और निको स्माइल करता है एंड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।